गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, परीक्षा में नाटक के तत्वों के हिसाब से नाटक की समीक्षा करना अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम नाटक के तत्वों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, नाटक के 7 तत्व होते हैं। उसमें जो सबसे पहला तत्व होता है उसे हम कथानक कहते हैं। कथानक का मतलब होता है कथा वस्तु। इसे वस्तु भी कहते हैं, इसे कथा वस्तु भी कहते हैं, इसे प्लॉट भी कहते हैं, इसे थीम भी कहते हैं। तो कथानक का मतलब क्या है कि वास्तव में कथा क्या है, किस प्रकार की कथा है, वो प्रख्यात है, वो विख्यात है, या वो काल्पनिक कथा है, किस तरह की उसकी कथा वस्तु है। कथा वस्तु किस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो कथा वस्तु की जब हम बात करते हैं तो कथा वस्तु 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली कथा वस्तु का प्रकार होता है प्रख्यात। प्रख्यात का मतलब होता है कि जो कथा आपको दिखाई जा रही है, जो नाटक की कथा वस्तु है, क्या वो प्रख्यात है। प्रख्यात का मतलब ऐतिहासिक हो, पुराण से कोई कथा ली गई हो, रामायण से कोई कथा ली गई हो, उसको हम प्रख्यात कथा कहते हैं। जैसे अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण जो है राम जी को लेकर के प्रख्यात है। यदि हम महाभारत की बात करते हैं या गीता की बात करते हैं तो श्री कृष्ण को लेकर के प्रख्यात है। यदि हम गुप्त काल की बात करते हैं तो उसमें जो है समुद्रगुप्त आ जाता है, चंद्रगुप्त आ जाता है, ध्रुव स्वामिनी आ जाती है, रामगुप्त आ जाता है। तो इस तरह से हम कथा वस्तु का जो पहला प्रकार होता है उसको हम प्रख्यात कहते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसकी जो कथा है वो किस प्रकार के पात्रों को लेकर के प्रसिद्ध है, क्या उसके पात्र ऐतिहासिक हैं अथवा काल्पनिक हैं। तो दूसरा उसका प्रकार होता है उपादेय। कथा वस्तु का दूसरा प्रकार होता है उपादेय। उपादेय क्या होता है? जिसमें नाटककार अपनी कल्पना के आधार पर कोई कहानी घड़ लेता है, अपनी कल्पना के आधार पर उसे नाटक के रूप में परिवर्तित कर देता है। और तीसरा होता है कथा वस्तु का रूप मिश्रित रूप। मिश्रित रूप में क्या होता है कि उसमें प्रख्यात और आपका जो काल्पनिक होता है, उन दोनों को मिला करके उसमें उस कथा वस्तु को रचा जाता है। जैसे अगर हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की बात करें तो इसके कुछ पात्र ऐतिहासिक हैं और कुछ पात्र इसके काल्पनिक हैं। जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ये ऐतिहासिक पात्र हैं। लेकिन यदि हम इसमें कोमा की बात करें, यदि हम इसमें मंदाकिनी की बात करें तो वो सारे काल्पनिक पात्र हैं। तो उसमें काल्पनिक पात्र भी जोड़ दिए, ऐतिहासिक पात्र भी जोड़ दिए। तो कथा वस्तु जिसमें काल्पनिकता भी हो और ऐतिहासिकता भी हो, तो वो कथा वस्तु का तीसरा प्रकार होता है, जिसे हम मिश्र प्रकार कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा प्रकार जो होता है नाटक के तत्वों में, दूसरा प्रकार आता है पात्र। पात्र, इसे हम चरित्र चित्रण भी कहते हैं, इसे हम नेता भी कहते हैं। तो पात्र भी जो है कि नाटक में कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक नायक होता है, एक खलनायक होता है, एक आपका उसमें विदूषक होता है, एक उसमें सहनायक होता है। ठीक है, इस तरह से जो है पात्रों का उसमें निर्माण किया जाता है। यदि हम इस ध्रुव स्वामिनी नाटक की बात करते हैं तो आपको जैसा पता है इसमें कई पात्र हैं। जैसे इसमें प्रमुख पुरुष पात्र है, रामगुप्त है, इसमें चंद्रगुप्त है, इसमें शकराज है, ठीक है, इसमें मिहिर देव है। इस तरह से जो है ये पात्र हैं आपके। इसमें शिखिर स्वामी है। ये 5 इसमें पुरुष पात्र हैं। इसमें महिला पात्रों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ध्रुव स्वामिनी है, इसमें कोमा है, इसमें मंदाकिनी है। ये प्रमुख पात्र हैं। तो पात्रों से भी जो है कोई नाटक आगे बढ़ता है यदि उसके पात्रों की रचना नाटक के अनुरूप की जाती है, नाटक की कथा को आगे बढ़ाने के अनुरूप की जाती है, तो वह अपना सफल मंचन कर पाता है और दर्शकों तक अपनी बात सही तरीके से पहुंचा पाता है। यदि मैं नाटक के तीसरे तत्व की बात करूं तो उसे हम कहते हैं कथोपकथन। कथोपकथन को हम संवाद भी कहते हैं। कोई भी नाटक जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी संवाद शैली उस नाटक के अनुरूप ना हो। तो नाटक जो होता है वो संवादों से ही आगे बढ़ता है, क्योंकि नाटक जो होता है वो एक रंगमंचीय विधा है। उसको रंगमंच पे दिखाना पड़ता है। जैसे आप रामलीला देखते हैं, रामलीला एक रंगमंचीय विधा है, ठीक उसी वो भी एक प्रकार का नाटक है। तो नाटक रंगमंचीय विधा होती है, तो उसमें संवादों का विशेष महत्व होता है। तो संवाद जितने छोटे छोटे, जितने सटीक होंगे और जितने पात्रानुकूल होंगे, उतना नाटक अपना प्रभाव विशेष प्रकार से दर्शकों पर और पाठकों पर छोड़ेगा। यदि मैं नाटक के अगले तत्व की बात करता हूं तो उसे हम कहते हैं देश काल वातावरण। देश काल वातावरण जो है नाटक के तत्वों में 2 प्रकार का होता है। या तो वो देश काल वातावरण ऐतिहासिक होगा या वो देश काल वातावरण समकालीन होगा। यदि वो ऐतिहासिक होगा तो उसमें किसी इतिहास के विषय को लेकर के नाटक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे अगर हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की बात करते हैं तो इसका कथानक ऐतिहासिक है, गुप्त काल है।
इसमें समुद्रगुप्त, जिसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, जिसे जो है गुप्त सम्राट माना जाता है, उसके 2 पुत्र थे, रामगुप्त, चंद्रगुप्त। तो उन्हीं कथा वस्तु को लेकर के ये आगे बढ़ रही है। तो देश काल वातावरण क्या हो गया, गुप्त काल के समय का भारत कैसा था, उसी समय के देश काल के वातावरण को हमें दिखाना पड़ेगा, उसी प्रकार के संवाद हमें रचने पड़ेंगे। यदि मैं अगले उसकी बात करता हूं नाटक के तत्व की, तो अगला नाटक का तत्व होता है उद्देश्य। उद्देश्य को हम नाटक की आत्मा कहते हैं। जब भी कोई नाटक लिखा जाता है तो उसका कोई ना कोई एक निर्धारित उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कथा वस्तु आगे नहीं बढ़ती है, बिना उद्देश्य के नाटक की कल्पना संभव नहीं है। क्योंकि अगर कोई उद्देश्य नहीं, उसके पीछे लिखने के पीछे नाटककार का कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो वो नाटक अपना सफल प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। यदि हम धुरस्वामिनी नाटक की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है, इसमें नारी की समस्या को उठाना लेखक का उद्देश्य है, इसमें विलासिता की समस्या को उठाना इसका उद्देश्य है, इसमें राज परिवारों में किस प्रकार की उस समय कलह होती थी उसको दिखाना नाटककार का उद्देश्य है, इसमें विलासिता है, इसमें जो है कायरपना दिखा रखा है, इसमें जो है राजाओं का किस प्रकार से ऐश्वर्य भोग करते थे, किस तरह उनके मन में जो है प्रजा के प्रति सम्मान का भाव नहीं होता था, नारी के प्रति सम्मान का भाव नहीं होता था। तो इस नाटक में अनेक समस्याएं उठा करके जो है नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का इसके पीछे लिखने का उद्देश्य है। यदि इसके नाटक के अंदर उद्देश्य नहीं होते तो नाटक अपना प्रभाव नहीं जमा सकता था। और आपको पता है नाटक नारी प्रधान है, इसलिए इसके नाटक का शीर्षक भी जो है ध्रुवस्वामिनी है। तो इसमें नारी की समस्या को मूल रूप से दिखाया गया है कि किस प्रकार नारी को सदियों से जो है पुरुष प्रधान समाज ने बेड़ियों में जकड़ रखा है। वो पुरुष मानसिकता का शिकार होकर के उसकी अपनी कोई स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं है, उसे पशु की तरह जो है लिया जाता है, उसको कोई भी कभी भी उसको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। धुरस्वामिनी नाटक में आपने देखा है रामगुप्त अपनी ही मनमर्जी से जो है उसका सौदा कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे उद्देश्य इस नाटक के अंदर समाहित हैं। तो बिना उद्देश्य के नाटक जो है आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये उद्देश्य जो है नाटक की आत्मा होती है। यदि मैं अगले नाटक के तत्व की बात करूं तो उसे हम कहते हैं अभिनेता। अभिनेता क्या होता है, हर नाटक के अंदर कुछ कलाकार होते हैं, कुछ अभिनेता होते हैं, उनके माध्यम से नाटक जो है आगे बढ़ता है। तो इस नाटक के अंदर भी, धुरस्वामिनी नाटक के अंदर भी छोटे छोटे संवाद हैं। उन छोटे छोटे संवादों के माध्यम से जो है नाटककार ने अभिनेताओं से अभिनय कराया है, चाहे वो धुरस्वामिनी है, चाहे वो रामगुप्त है, चाहे वो चंद्रगुप्त है, चाहे वो शकराज है, चाहे वो मिहिरदेव है, चाहे वो कोमा है, सबसे जो है उसने छोटे छोटे संवादों के माध्यम से अभिनय करवाया है। और एक सफल रंगमंचीय अभिनय इस नाटक के पात्रों ने सभी ने किया है। यदि मैं अंतिम नाटक के तत्व की बात करता हूं तो उसे कहते हैं भाषा शैली। किसी भी नाटक की जो है भाषा शैली उसके युग के अनुरूप होती है। यदि वो ऐतिहासिक नाटक है तो उसकी भाषा शैली में ऐतिहासिकता आपको ज़्यादा मिलेगी, वैसी ही भाषा शैली मिलेगी। यदि वह समकालीन परिवेश का नाटक है तो उसमें समकालीन जो शब्दावली होती है, समाज में जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसी भाषा शैली मिलेगी। यदि हम धुरस्वामिनी नाटक की बात करते हैं तो धुरस्वामिनी नाटक जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली शब्दावली में लिखा गया है। इसकी जो भाषा शैली है वो संस्कृत निष्ठ शब्दावली है और आम खड़ी बोली है। खड़ी बोली वो होती है जो वर्तमान समय में हिंदी का रूप प्रचलित है, उसे हम खड़ी बोली कहते हैं। तो संस्कृत निष्ठ का मतलब क्या होता है, जिसमें तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाए। तत्सम कहते हैं संस्कृत के समान शब्द। तो इस नाटक के अंदर जो है संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार ये 7 तत्वों के अंदर जो है नाटक पूरी तरह से समाहित होता है। नाटक का हर तत्व नाटक की कथा वस्तु को थोड़ा थोड़ा आगे लेकर के बढ़ता है, कि कहीं वो कथो संवाद के माध्यम से आगे बढ़ता है, कहीं देश काल वातावरण के माध्यम से आगे बढ़ता है, कहीं उद्देश्य के माध्यम से आगे बढ़ता है, कहीं अभिनय के माध्यम से आगे बढ़ता है, कहीं भाषा शैली के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार ये नाटक के तत्वों से ही नाटक की कथा वस्तु आगे बढ़ती है। तो मैं आज समझता हूं कि आज मैंने आपको जो ये नाटक के तत्व बताए और थोड़ी सी इसमें नाटक धुरस्वामिनी थोड़ी बहुत समीक्षा की, वो आपको समझ आई होगी। अगले किसी लेक्चर में हम धुरस्वामिनी के अन्य विषयों को लेकर के आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।